हेलो, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का शौर पाठशाला में। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ हमारी तरफ से धनतेरस की। और जैसा कि आप जानते हो यहाँ पर थोड़ा नेटवर्क इश्यू के कारण हम आज अपनी क्लास को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो चाहूँगी आप सबसे मेरी यही अपेक्षा है कि आप सब इसे बाद में देखें, तो अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर भी करें साथ ही साथ, और अपने इस कंटेंट को देखें, रिवाइज़ करें। ठीक है? और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और इससे संबंधित हमने क्वेश्चन भी किए थे। आपको लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन दिए थे और आपने कुछ उनके आंसर्स भी दिए थे बहुत अच्छे तरीके से। तो आप इसे देखेंगे तो ये कंटेंट फॉर्म में है और आप इसे थ्योरिकल पढ़ लीजिएगा। जब हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसके बाद हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है? तो आप अभी इसे देखेंगे और साथ ही साथ आप सभी को फिर से दीपावली और धनतेरस सभी की बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ आप सभी को। उम्मीद है आप सबकी दिवाली जो हमारे प्रकाश का त्योहार है, आप सबके जीवन में सुखमय तरीके से हो और ये आपको बहुत सारी खुशियाँ दे, यही चाहूँगी। और इसी के साथ हम अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। और आप जैसा कि देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि पर्यावरण की हम बात करेंगे। पर्यावरण से संबंधित हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन किए थे, अब उसका कंटेंट देखेंगे आप। तो आप सब जानते हैं पर्यावरण क्या चीज़ है। पर्यावरण की बात हम करते हैं तो ये शब्द फ्रेंच भाषा के शब्द एनवायरन से लिया गया है। किसका है? ये फ्रेंच भाषा का शब्द है, ये एनवायरन से लिया गया है। और मैं इसकी बात करूं, पर्यावरण का मतलब ये होता है हमारे चारों ओर, यानी एक गैसीय आवरण जो हमें चारों ओर से ढके हुए है, वो पर्यावरण कहलाता है। तो आप देख सकते हैं चारों ओर ढका हुआ पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर सामूहिक रूप से विद्यमान है, तो वो क्या है? पर्यावरण है। हमारे पर्यावरण में सभी चीज़ें विद्यमान हैं। हम देख सकते हैं पर्यावरण अधिनियम 1986 में लागू हुआ था। कब हुआ था? 1986 में। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं वन्य जीव अधिनियम की बात करूँ तो कब हुआ था? तो वन्य जीव की मैं बात करूँ तो हमारा 1972 में हो जाता है। और ये आप देख पा रहे हैं ये पर्यावरण अधिनियम है जो कि आपके 1980 में हुआ है। अगर मैं बात करूँ वन संरक्षण अधिनियम, ये कब होता है? ये तो हो गया आपका वन्य जीव वाला, वन्य जीव। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये है आपका वन संरक्षण अधिनियम, तो ये आपका 1980 में होता है। तो इस तरह से आप इन्हें भी साथ ही साथ याद रखिएगा। और ये देखिएगा, यहाँ आप देख पा रहे होंगे, देखिए मैंने आपको बता ही दिया पर्यावरण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों ओर घिरे भौतिक एवं अभौतिक की बात, भौतिक एवं जैविक दशाएं और इन उनके साथ अंतः क्रिया को सम्मिलित करता है। बिल्कुल, यानी ये सभी चीज़ों को लेके चलता है, जैविक अजैविक इन सब की बात करता है। और पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है। कैसी है? अविभाज्य, यानी इसे विभाजित नहीं किया जा सकता, ये सबको एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं, है ना। तथा जैविक एवं अजैविक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से इसकी रचना होती है। बिल्कुल, यानी जैविक अजैविक सभी मिलकर अंतःक्रिया करते हैं, तभी हमारे पर्यावरण का निर्माण होता है और एक दूसरे पर सभी निर्भर है। तो हम बात करेंगे पर्यावरण के संगठकों की। पर्यावरण के संगठक मुख्य रूप से तीन है। एक है अजैविक है। ये अजैविक यानी जिसमें जान न हो, तो आप कह सकते हैं स्थल है, जल है, वायु है। सेकंड की हम बात करेंगे तो वो जैविक घटक हैं आपके, वो क्या है? पादप है, जंतु है, सूक्ष्म जीव है। पादप यानी आपके पेड़ पौधे हैं और सॉरी, तो ये आप देख पा रहे हैं ये पादप है, ये जंतु है, ये सूक्ष्म जीव है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो जैविक है, यानी जिनमें जान होती है, उन्हें जैविक घटक कहा जाता है। अब हम बात करते हैं ऊर्जा संघटक की। ये तीसरा कॉज है हमारा, तीसरा संगठक है इसका सौर ऊर्जा एवं भूतापी ऊर्जा। ऐसी ऊर्जा जिसका प्रयोग करने से वो खत्म ना हो, जिसका हम पुनः दोबारा से बना लें, वो ऐसी ऊर्जा को हम सौर ऊर्जा कहते हैं, जिससे हमें तुरंत एनर्जी मिल जाती है। और भूतापी ऊर्जा भी कुछ इसी तरह की ऊर्जा है और जो आपके नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। ये कैसे हैं? नवीकरणीय, आपने पढ़े होंगे नवीकरणीय एंड
अनवीनीकरणीय, अनवीनी अनवीनीकरण और नवीनीकरण वाले ऊर्जा स्रोत हैं ये। तो ये हमारा क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, जो हम सबके लिए बहुत ज़रूरी हैं और इनका ही हमें ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। अगर हम अनवीनीकरण का प्रयोग कर रहे हैं तो हमारे भविष्य के लिए काफ़ी खतरा हो सकता है और वो एक समय बाद ख़त्म भी हो जाएँगे, है ना? तो हम आगे चलते हैं, आगे देखिएगा, आगे आप देखेंगे इसमें पर्यावरण से संबंधित जितने भी क्वेश्चन यहाँ बनेंगे, वो यहाँ से आपके पूरे ऑल ओवर हो जाएँगे और यहाँ से कभी कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा अगर आपके में पर्यावरण आ रहा है तो, है ना? तो हम बात करेंगे पर्यावरण का एक अन्य संघटक सांस्कृतिक मानव निर्मित गतिविधियाँ। किसकी बात कर रहे हैं हम? मानव निर्मित गतिविधियाँ, जो मानव के द्वारा गतिविधि होती हैं, उनकी बात की जा रही है। तो हम बात करेंगे घटक भी होता है, यानी मानव निर्मित गतिविधियाँ भी इसका एक घटक होता है। इसमें आर्थिक, सामाजिक तथा गट राजनैतिक गतिविधियाँ शामिल हैं। ठीक है, आर्थिक है, सामाजिक है, राजनैतिक गतिविधियाँ शामिल हैं। पर्यावरण के कुछ कारक संसाधन के रूप में कार्य करते हैं तथा कुछ कारक नियंत्रक के रूप में कार्य करते हैं। पर्यावरण को बृहत एवं लघु स्तर पर समझा जा सकता है। बिल्कुल हम समझ रहे हैं यहाँ पे, यानी आप बड़े रूप में देख सकते हैं और छोटे रूप में भी देख सकते हैं। इसके साथ ही क्षेत्रीय तथा भूमंडलीय, क्षेत्रीय की बात करें तो हम एक छोटे से स्तर पर इसका अवलोकन कर सकते हैं और भूमंडलीय स्तर पे अगर बात करें तो समस्त क्षेत्र को लेकर हम इसका वर्णन कर सकते हैं। इसे अवलोकन करेंगे तो देख सकते हैं कि इसमें क्या-क्या हानि है, क्या-क्या इसमें हमें लाभ प्राप्त हो रहे हैं, है ना? तो किससे हमारे पर्यावरण को नुकसान होता है और कौन सी चीज़ ऐसी है जो हमारे पर्यावरण को लाभ पहुँचाती है, ये सब हम इसमें देखते हैं। तो पर्यावरण में भिन्नताएं जलवायु परिवर्तन, मृदा प्रकार तथा स्थलाकृति में अंतर के कारण पाई जाती हैं। बिल्कुल, आप देखते हैं कहीं पर जल की मात्रा बहुत अधिक है, कहीं पर सूखा पड़ गया है, तो ये भिन्नताएं आप किस स्तर से देखते हैं? तो ये सब हमारे एक पर्यावरण का एक घटक है जिसमें ये सारी क्रियाएं निर्मित होती हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, जलवायु कारण हो सकता है, जलवायु तो मेन ही है। अगर हम इसमें और भी देखें कि वहाँ पे बारिश की मात्रा कितनी होती है, वहाँ पे हवाओं का रुख क्या होता है, ऐसे बहुत सारे ऐसे कारण बन सकते हैं। और आप जानते हैं कि मृदा का प्रकार कैसा, ये भी आप जानते हैं क्लाइमेट से कॉजेस होता है। जहाँ बारिश होती है तो वहाँ पे मृदा का प्रकार दूसरा मिलेगा, जहाँ कम होती है, जहाँ पहाड़ी क्षेत्र है तो वहाँ पे भी मृदा का प्रकार अलग-अलग देखने को मिलता है। कहीं पे उपजाऊ होती है तो कहीं पे अनुपजाऊ होती है। जैसे आप देखते हैं भावर वाला क्षेत्र है, बागर वाला क्षेत्र है, ये कम उपजाऊ क्षेत्र है। यहाँ पर ककरीली और मोटी तरह के कण वाली मिट्टी पाई जाती है, तो ये सब आप इनके अंतर्गत देखते हैं। अब हम आगे बात करते हैं, आगे बात करेंगे वायुमंडल की। आगे हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ? वायुमंडल की। वायुमंडल के अंतर्गत हम आपको बता देते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित गैसों के समूह को पर्यावरण कहते हैं। बिल्कुल, मैंने आपको बताया कि एक गैसीय आवरण जो हमें चारों ओर से ढका हुआ है वो क्या है? वायुमंडल है, पर्यावरण है। तो उपस्थित गैसों के समूह को, यानी हमारे वायुमंडल में कई तरह की गैसेस उपस्थित हैं, है ना? जिनमें से मुख्य रूप से हम जानते भी हैं कि जो अधिक मात्रा में कौन सी पाई जाती है, कम मात्रा में कौन सी पाई जाती है, ये सब देखते हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर गैसों का आवरण गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी से आबद्ध है। बिल्कुल, यानी पृथ्वी आपकी ऐसे है और इसके चारों ओर आपका क्या है? गैसीय आवरण है। ये कैसा है बच्चे? ये गैसीय आवरण है जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये पृथ्वी के इर्द गिर्द है। प्रभावी वायुमंडल की ऊंचाई लगभग 29 किलोमीटर है। प्रभावी वायुमंडल की बात करें, यानी जो हमारे लिए काफ़ी प्रभावदायी होता है, जहाँ से हमें काफ़ी इफेक्ट पहुँचता है, जैसे हम क्या-क्या गतिविधियाँ करते हैं, किस-किस में क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक मानी जाती हैं। वायुमंडल की रचना मुख्य रूप से गैसों, जल वाष्प, धूल के कणों से हुई है। बिल्कुल, आप जानते हैं कि वायुमंडल में गैस है, धूल है, ये सब कण तो है ही। अगर धूल और गैस ये कण ना होते तो क्या आप पृथ्वी पे जो प्रकाश देख रहे हैं, उत्सर्जित जो प्रकाश एकदम फैल जाता है, क्या वो पॉसिबल हो पाता? नहीं हो पाता।
क्योंकि ये कण से ही जब किरणें आती हैं टकराती हैं और प्रकाश फैल जाता है, इसीलिए आप ये सब चीज़ें देख पाते हैं। तो यहाँ देखेंगे इसमें गैसों की मात्रा लगभग 99% है तथा जल वाष्प 0 से 4% शामिल है। जल वाष्प कितनी है? 4% शामिल है। तो ये ध्यान रखिएगा। आप जानते हैं कि उसमें नमी होती है, वही एक कण होते हैं, किसके? जल वाष्प के कण होते हैं जो पानी के होते हैं। ये सब आप देख पा रहे हैं और आप देख पा रहे हैं कि गैसों का मिश्रण क्या, कौन सी गैस कितनी मात्रा में है वायुमंडल में, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ। मैं नाइट्रोजन की बात करूँ N2 तो हमारा 78.8% है, जो आप अप्रॉक्स 79 भी कह सकते हैं। ठीक है। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूँ O2 की, जिसके बिना हमारा जीवन अधूरा है, अब अधूरा क्या, पॉसिबल ही नहीं है, हम जी नहीं सकते बिना ऑक्सीजन के। और आपने देखा था कुछ समय पहले ऑक्सीजन की कमी हो गई थी तो कितने लोगों की मृत्यु हो गई थी, है ना? तो ये प्राणदायिनी है। तो ऑक्सीजन की हम बात करते हैं तो हमारे वायुमंडल में 20.9% हमारी कितनी है? ऑक्सीजन है, लगभग आप 21% से कह सकते हैं। आर्गन की बात करूं, AR से जिसे डिनोट किया जाता है, आर्गन है आपकी 0.93%, ये आपकी इतनी। आप इसको 1% भी मान सकते हैं। अभी एक एग्जाम में पूछा गया था हमारे वायुमंडल में आर्गन का कितना परसेंट है, तो उसमें 0.93 नहीं था, उसमें 1% था। तो आप अप्रॉक्स में आप मानेंगे 1%। ठीक है। अब मैं बात करूं कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड आप देख पा रहे हैं 0.038% है। ये कभी कभी आपको 0.03% भी देखने को मिलती है, तो ये भी करेक्ट होता है। अब हम बात करें अन्य, देखिए मेजर, उसमें बात करते हैं मेजर पॉइंट में, तो ये 4 ही है, सॉरी ये 4 है यहाँ तक। हाइड्रोजन है, नियोन है, क्रिप्टॉन है, हीलियम है, ये सब बहुत बहुत थोड़े थोड़े माइनर पॉइंट से पाई जाती हैं, तो इन्हें आप याद रख सकते हैं। ठीक है। इसके आगे अब आगे चलते हैं, आगे क्या और है उनको खंड खंड में पढ़ेंगे। बिल्कुल आप देखेंगे यहाँ पर, आप जानते होंगे रेडॉन ऐसी गैस है जो कि, कैसी गैस है रेडॉन? यस, ऐसी गैस है जो भूकंप के समय वायुमंडल में तैरने लगती है। तो आप इसे याद रखेंगे, भूकंप के समय तैरने वाली कौन सी गैस है, तो वो है आपकी रेडॉन है। रेडॉन कैंसर के उपचार में भी प्रयोग की जाती है और रेडॉन गैस कितनी है? 0% है। आर्गन गैस अक्रिय गैसों में भारी गैस है। आर्गन गैस कैसी है? अक्रिय गैस है, लेकिन वो भारी गैस है। अक्रिय गैस के बारे में देखिए ज़रा, वो जड़त्व नोबल गैस भी कहते हैं। बिल्कुल, अक्रिय गैसों को जड़त्व या नोबल गैसों के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप जानते रहिएगा। अन्य नाम से भी इनको जाना जाता है, यानी इसके अक्रिय गैस के ही अन्य नाम है आपके, जड़त्व या नोबल गैस इनको कहते हैं। अब हम बात करेंगे क्या वायुमंडल में सर्वाधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। बिल्कुल, ये हमने देख ही लिया, लगभग 79 है या 78.8% है। इसकी बात करते हैं, जबकि अक्रिय गैसों में सर्वाधिक आर्गन पाई जाती है और रेडॉन गैस अनुपस्थित रहती है। बिल्कुल, रेडॉन गैस वैसे आपके वायुमंडल में अनुपस्थित है, लेकिन जब जैसे भूकंप आता है जैसे ही, तो ये वायुमंडल में तैरने लगती है, इसे भी ध्यान रखिएगा। तो हम बात करेंगे इस स्वतंत्र वायुमंडलीय नाइट्रोजन का लेग्यूमिनस दलहनी पौधे तथा शैवाल आदि प्रजातियां मृदा में स्थिरीकरण के लिए करती हैं। बिल्कुल, आप जानते हैं पौधे जो होते हैं ना, डायरेक्ट नाइट्रोजन को नहीं लेते, वो अपनी जड़ों के माध्यम से नाइट्रोजन को नाइट्रस ऑक्साइड में बदल कर लेते हैं। तो और ये आपको मृदा में स्थिरीकरण के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। ये दलहनी फसलों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इतनी समझिए। अब हम आगे चलेंगे यहाँ पर, यहाँ देखिएगा, लगभग 120 किलोमीटर ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। जैसे जैसे आप जानते हैं कि जैसे जैसे आप ऊंचे बढ़ते हैं, वैसे भी आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम ऊपर जाएंगे तो 165 मीटर की ऊंचाई पर, 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी देखने को मिलती है। तापमान में कमी देखने को मिलती है जैसे जैसे आप ऊपर और जाते हैं,
तो ये कमी देखने को आपको बराबर मिलती रहेगी। और इस तरह से कहा गया है कि 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन नगण्य मात्रा में होती है। हम बात करेंगे जंतुओं और मनुष्यों के लिए प्राणदायिनी गैस होती है, बिल्कुल जो मैंने आपको पहले भी बताया है। ऑक्सीजन एक प्राणदायिनी गैस है, यानी जो हमें वायु देती है, यानी जो सांसों के लिए बहुत ज़रूरी है, इसके बिना जीवन संभव नहीं है। पेड़ पौधे व जंतु श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं तथा हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वायुमंडल में विशुद्ध ऑक्सीजन विमुख करते हैं। बिल्कुल आप सब जानते हैं कि जो पौधे हैं प्रकाश मंडल, आप जानते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया करती हैं, यानी प्रकाश की उपस्थिति में और पानी की उपस्थिति में इन्हें क्या चाहिए होता है, ये अपना भोजन बनाते हैं। भोजन कहाँ बनाएंगे, ये अपनी पत्तियों में बनाते हैं बच्चे। किसमें बनाते हैं, अपनी पत्तियों में ये भोजन बनाते हैं। और जब भोजन बनाते हैं, एक तो इन्हें सूर्य का प्रकाश की ज़रूरत होती है और इधर इन्हें पानी की ज़रूरत होती है। फिर इसकी उपस्थिति में ये यहाँ क्या करेंगे, भोजन बनाएंगे और भोजन बनाने के बाद ये उसी समय पर ये ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे। क्या करेंगे बच्चे, ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे। उस समय पर क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे द्वारा छोड़ी जाती है, यानी मनुष्यों के द्वारा जो छोड़ी जाती है, उसे ये लेते हैं। सिर्फ कब लेते हैं, जब भोजन बनाते हैं उसी समय पे। अदरवाइज ये भी ऑक्सीजन ही ग्रहण करते हैं हमेशा, याद रखिएगा। तो इतना क्लियर हो गया। अब बात करेंगे, लगभग 300 किलोमीटर की ऊंचाई तक गैसों की मात्रा पाई जाती है। लगभग गैस आपको कहाँ तक देखने को मिलेंगी, 300 किलोमीटर की ऊंचाई तक गैसें आपको देखने को मिलेंगी। और इससे भी पहले आपको कई गैसेस की मात्रा धीरे 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 कम होती चली जाएगी। कुछ हल्की ही गैसें होती हैं जो ऊपर तक आपको दिखाई देती हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए CO2 का अवशोषण कर लेते हैं। बिल्कुल जो हमने आपको अभी अभी बताया भी है कि जब ये अपना भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया का मतलब ये होता है भोजन बनाना। जब इसी को इंग्लिश में हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो उस समय पे ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को विमुक्त करते हैं, यानी ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो इस तरह से हम जान सकते हैं कि वायुमंडल में O2 तथा CO2 का संतुलन बनाए रखने के लिए, आप जानते हैं कि O2 और CO2 का संतुलन बनना बहुत ज़रूरी है। आप सबको बताया कि पृथ्वी पर जितने मनुष्य हैं उनके सापेक्ष बात करें 33% वनों का होना आवश्यक है, यानी पेड़ पौधों का होना बहुत ज़रूरी है। इससे अगर कम है पेड़ पौधे, तो ये असंतुलन की स्थिति आ जाएगी। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि हमें पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए। अगर हम इनका कटाव कर रहे हैं तो मान लीजिए हमारा जीवन खतरे में है। तो देखिएगा, संतुलन बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। अगर वनस्पतियां नहीं होंगी तो ऑक्सीजन की कमी तथा CO2 की वृद्धि से जीवन पर घातक प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल आप जानते हैं अगर CO2 बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन नहीं होगा तो क्या होगा, जीवन पर घातक प्रभाव पड़ेगा और साथ ही साथ हमारे पर्यावरण का तापमान भी बढ़ता चला जाएगा, जिससे बहुत ज़्यादा हानिकारक चीज़ें होंगी, जिससे आपदाएं भी आएंगी, ग्लोबल वार्मिंग अधिक होगी, ये सारी चीज़ें इससे होंगी। तो हम बात करेंगे आगे, इसी कारण वनों को हरे फेफड़े भी कहते हैं। बिल्कुल आप जानते हैं अमेज़न के जंगल हैं जो, उन्हें पृथ्वी के फेफड़ों के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ से पृथ्वी को 20% ऑक्सीजन वहीं से मिलती है। ठीक है, इतना जानते रहिएगा। आगे बात करेंगे हम, इसी कारण वनों को हरे फेफड़े भी कहते हैं। और इसके अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों में सड़कों के किनारे हरे वृक्षों की कतारें खड़ी करके ध्वनि प्रदूषण से भी बचा जा सकता है। बिल्कुल आप सब जानते हैं, आज हमारी सरकार भी इसमें काम कर रही है कि हाईवे बना दिए गए, इस तरह से हाईवे बना दिए गए ऐसे, और नगर निगम की गाड़ी आती है, इनको पानी देती है। इस तरह से पेड़ पौधे वहाँ बना दिए गए हैं, है ना। आप देख पा रहे हैं यहाँ कतारें लगी हुई हैं। और आप क्या समझते हैं, कोई बेवकूफ़ तो है नहीं ना कि वहाँ पे गाड़ी जाएगी, इसका अलग से खर्चा भी हो रहा है, सारी चीज़ें हैं, तो कोई ऐसे ही करेगा नहीं ना। क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी हमारे देश के नागरिक स्वस्थ और सुरक्षित रहें और साथ ही साथ जो हानिकारक चीज़ें उनसे इनका बचाव हो सके। तो उन्होंने क्या हुआ, किनारे पर क्या लगा रखे, पेड़ लगा रखे, और हमें भी लगानी चाहिए ये। तो इसलिए क्योंकि पेड़ ना मल्टीपर्पज़ होते हैं, जिनसे हम क्या क्या कर सकते हैं,
हम क्या कर सकते हैं वो हमारे लिए करते हैं। क्या करते हैं? जैसे ध्वनि का अवशोषण करते हैं, यानी ध्वनि प्रदूषण कम करते हैं ये। और आप जानते हैं O2 तो आपको देते ही हैं, जो कि हमारे जीवन का आधार है ना? तो ये सब जानते रहिएगा। तो ध्वनि प्रदूषण से भी बचाव करते हैं हमारा, ये आपको याद रखना है और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और आपको पता है, ये आपके दिल्ली पुलिस के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ग्रीन मफलर योजना, ग्रीन मफलर मफलर किसके लिए है? तो आप सम जानते रहिए, ये ध्वनि प्रदूषण किसके लिए? ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण के लिए योजना, यानी ये एक अभियान चलाया गया ग्रीन मफलर, किससे संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण से। तो ये याद रखेंगे। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, अब वायुमंडल की परतों के बारे में जानेंगे, जिनसे क्वेश्चन अधिकांशतः एग्जामों में आते रहते हैं। ठीक है, तो जानते हैं इसके बारे में, वायुमंडलीय परतें, परतें जानते हैं कि कौन सी परतें हैं, किस परत में हम क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। और आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा, सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। तो देखिएगा, आप देख पा रहे हैं वायुमंडलीय परतें, परतों के बारे में मैं एक बार एक डायग्राम के माध्यम से आपको बताना चाहूँगी। देखो बच्चे, आप देख पा रहे हैं ये हमारी पृथ्वी है। क्या है? ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के चारों ओर वातावरण है, यानी एनवायरनमेंट है, और उसमें इस तरह से ये परतें विद्यमान हैं। ऐसे ये परतें हैं, ये अर्थ हो जाती है। और आप देख पा रहे हैं, अगर मैं भूमध्य रेखा की बात करूं तो यहाँ पर 18 किलोमीटर, और यहाँ से बात करूं तो ये 8 किलोमीटर की दूरी किसकी है? 8 किलोमीटर की दूरी है ये, यहाँ बात करूं तो। और मैं आपको बता दूं बच्चे कि इस परत को ट्रोपोस्फीयर कहते हैं, इंग्लिश में ट्रोपोस्फीयर कहते हैं, ट्रोपोस्फीयर कहते हैं, या इसे हिंदी में कहें क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल, या कहें इसे संवहन मंडल, संवहन मंडल, या फिर कहें इसे अधोमंडल, अधो। इसके विभिन्न नाम हैं और इन नामों से क्वेश्चन आते रहते हैं। अधोमंडल और कहें परिवर्तन मंडल, ये इसके नेम है और नेमों से क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी भी मौसमी घटनाएं हैं आपको इसी में देखने को मिलेंगी। मौसमी घटनाएं, मौसमी घटनाएं आपको इसी मंडल में देखने को मिलेंगी। और आप जानते हैं ट्रोपोस्फीयर को याद रखेंगे, क्योंकि अब एग्जाम में भी क्या करता है, इस ट्रोपोस्फीयर को भी हिंदी में ट्रोपो लिख के दे देता है, ट्रोपो स्फीयर ऐसे करके लिख के दे देता है। तो इसलिए हमारा क्वेश्चन ना रहे, इसीलिए हमको ये भी देखना होगा। ठीक है, तो मौसमी घटना जितनी भी आपको यही देखने को मिलेंगी, जिसमें हम कह सकते हैं कि बारिश, आंधी, तूफान, ये सब कुछ, यानी जो भी घटनाएं होंगी वो आपको यहीं देखने को मिलेंगी। और यहाँ पे जो वायुमंडल की जो गैसेस है, वो सारी भारी गैसेस आपको यहीं देखने को मिलती हैं। ठीक है, ट्रोपोस्फीयर में। अब मैं बात करती हूँ इसकी दूसरी परत की, इसका नाम है बच्चे स्ट्रेटो, स्ट्रेटोस्फेयर। क्या नेम है? स्ट्रेटोस्फेयर इसका नाम है। और इसका नेम बताती हूँ मैं आपको, समताप मंडल है ये। क्या है? समताप मंडल है ये। इसकी ऊंचाई की बात करूँ तो लगभग 50 की बताई जाती है, और इसकी ऊंचाई इधर आगे बात करेंगे अभी, 50 किलोमीटर ऊंचाई बताया जाता है। और यहाँ पर मौसमी घटनाएं नहीं होती, सबसे पहले ये समझ लीजिए। कौन सी मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं यहाँ पर? स्ट्रेटोस्फीयर में मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, इस वजह से यहाँ पर एरोप्लेन वगैरह आसानी से उड़ाए जा सकते हैं। और ये क्वेश्चन पहले एग्जाम में पूछा भी गया है कि समताप मंडल में आदर्श स्थितियां एरोप्लेन उड़ाने के लिए होती हैं, तो वो क्यों होती हैं? क्योंकि यहाँ पर कोई भी मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, इस वजह से होता है ऐसा। और आप जानते रहिएगा, करीब 15 से 35 ऐसे मिलता है, 15 से 20 इस तरह से मिलेगा आपको, 15 से 20 या 35 के समथिंग। यहाँ पर ओजोन लेयर पाई जाती है। कौन सी? ओजोन लेयर पाई जाती है, जो क्या करती है, जिसका काम ये है कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों
जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती हैं उन्हें पृथ्वी पर आने से रोकती है और जिससे हमारी सुरक्षा होती है। एक तरह से ये हमारा सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करती है, क्योंकि ये पराबैंगनी कारण अगर पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर सीधे आ जाएंगी तो त्वचा कैंसर, यानी हर घर में हर व्यक्ति अधिकतर पेशेंट आपको नजर आएंगे। इसीलिए इसका काम क्या है, पराबैंगनी किरणों यानी पराबैंगनी किरणों को हम यूवी किरणें भी कहते हैं, यूवी किरणें, यानी यूवी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है कौन, ओजोन परत। इसलिए ये काफ़ी ज़रूरी है। इसकी मोटाई, अगर मोटाई की बात करें तो 300 डॉप्सन होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 300 डॉप्सन, यानी इसे मापने की इकाई है ये डॉप्सन। क्या है बच्चे, ये मापने की इकाई है डॉप्सन, यानी हम कह सकते हैं कि ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन में मापी लग जाती है। किसमें मापी जाती है, डॉप्सन में मापी जाती है, इसे ध्यान रखिएगा। और मैं बात करूं आपको कि अगर 300 से कम हो रही है, अगर 200 तक हो रही है तो इतना खतरा नहीं है। अगर 200 से कम हो जाएगी पतली तो मान लीजिए ये हमारे लिए खतरे की घंटी है। तो याद रखिए, ये पता है किससे, इसमें क्षरण किससे होता है, प्रदूषण हो रहा है, प्रदूषण अधिक होगा तो ये जो है ओजोन परत की मोटाई जो है ना पतली होती चली जाएगी। इसीलिए हमें प्रदूषण नहीं करना। ग्लोबल वार्मिंग जितनी बढ़ रही है, जिस तरह से हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट आप देख रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग देख रहे हैं और प्रदूषण इतना अधिक देख रहे हैं, जिसके कारण ओजोन परत में नुकसान हो रहा है। अगर ओजोन परत में नुकसान हो जाता है तो आप समझ सकते हैं पृथ्वी पर खतरे की घंटी हो जाएगी। इसीलिए हमें इन चीज़ों को रोकना होगा। और आपको पता है कि सरकार भी ऐसे कई कदम उठा रही है, जैसे कि एथेनॉल है, इन सब का यूज़ कर रही है, उसमें पेट्रोल में मिलाकर, यानी ऐसी चीज़ों का यूज़ करने का प्रयास किया जा रहा है जिनसे प्रदूषण कम हो, है ना। तो ये चीज़ें देखते रहिएगा। अब हम बात करते हैं, अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ पाई जाती है जिसे मुक्ता मेघ के नाम से जाना जाता है। क्या, इसी के ऊपरी भाग में क्या पाया जाता है, मुक्ता मेघ, मुक्ता मेघ के नाम से जाना जाता है, मुक्ता मेघ के नाम से जाना जाता है, यानी हम कह सकते हैं पर्ल ऑफ क्लाउड। क्या कहते हैं बच्चे इसको, पर्ल ऑफ क्लाउड। ये पर्ल ऑफ क्लाउड आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, कहाँ देखने को मिलेंगे, ये समता मंडल में आपको देखने को मिलेंगे पर्ल ऑफ क्लाउड। एक बार ये राजस्थान के एग्जाम में पूछा भी गया था, ठीक है, तो इसका ध्यान रखेंगे। अब हम आगे बात करते हैं, हमारी थर्ड लेयर हो जाती है मीजोस्फीयर। क्या है बच्चे, ये मीजोस्फीयर है, मीजोस्फीयर, मीजोस्फीयर मतलब मध्य मंडल। ये सबसे अधिक ठंडा मंडल है। इसका टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका टेम्परेचर कितना होता है, -100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसीलिए आप जानते हैं अंतरिक्ष से उल्का पिंड जो उल्काश में आते हैं ना, उल्का जो होते हैं इसी मंडल पे आकर जल मतलब इतने ठंडे होने से क्या होता है, वो नष्ट हो जाते हैं। तो ये आप जानते रहिए। अब हम बात करेंगे, ये लगभग 50 से 80 किलोमीटर की दूरी तक होता है, 80। अब मैं बात करती हूँ यहाँ पर थर्मोस्फीयर, थर्मोस्फीयर क्या है, ये थर्मोस्फीयर है। इसी का एक भाग होता है आइनोस्फीयर, इसी का एक क्या भाग होता है, आइनोस्फीयर। आइनोस्फीयर होता है। और आप जानते हैं जो आप टेलीविज़न है, फ़ोन है, ये सब चीज़ें देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर किरणें जाती हैं और यहाँ से वापस होकर परावर्तित होकर आपका तुरंत कनेक्ट करा देती हैं। तो आप जितनी भी चीज़ें देखते हैं, जो सैटेलाइट वगैरह होते हैं, वो आपके यहीं जाते हैं, यहीं पर स्थापित किए जाते हैं। जिससे क्या होता है कि आप टीवी चला रहे हैं, यानी अवरक्त किरणें वगैरह ये जो चीज़ें होती हैं यहीं से आती हैं, यहाँ से परावर्तित होकर आपका तुरंत फ़ोन कनेक्ट हो जाता है और आप अन्य चीज़ों का भी प्रयोग कर पाते हैं जो कि हमारे संचार से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो ये समझिए। और यहाँ पर जो तापमान है ना, वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है, काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है, इसीलिए इसको तापमंडल की संज्ञा भी दी गई है। क्या, तापमंडल की संज्ञा भी दी गई है, ये ध्यान रखिएगा। अब आ जाता है हमारा एक्सोस्फीयर, जो वायुमंडल होता है, एक्सोस्फीयर, एक्सोस्फीयर क्या होता है, ये वायुमंडल, ये वायुमंडल होता है। और वायुमंडल के आप यहीं पर देखेंगे हल्की गैसें यहाँ पाई जाती है, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है,
ये सारी गैसेस आपको वायुमंडल में ही देखने को मिलेंगी और इसके बाद आपका अंतरिक्ष शुरू हो जाता है, स्पेस। क्लियर है बच्चों? इतना सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक। अब मुझे लगता है हमें आगे चलना चाहिए और हम अपनी थ्योरी को देखते हैं और इतना आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ थ्योरी को देखेंगे। देखिए, मैंने आपको परतें बता दी। देखिए यहाँ पर क्षोभ मंडल आपको पता है, समता मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। वायुमंडल को ही बहिर्मंडल कहते हैं और थर्मोस्फेयर को ही आयन मंडल कहते हैं। ये इसका भाग है, तो ये जानते रहिए। इसका ही ताप मंडल भी इसका नाम है। तो देखिए यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं, मैंने आपको सब बता दिया। जैसे आंधी है, तूफान है, वर्षा है, चक्रवात है, तड़ित, झंझावत इत्यादि, ये सब आपको कहाँ देखने को मिलेगा? क्षोभ मंडल में देखने को मिलेगा। तो ये देखिएगा यहाँ पे जल वाष्प मैंने आपको बताई थी, सारी गैसें ज़्यादातर यही मिलती हैं। तो ग्रीन हाउस गैसेस, अच्छा ग्रीन हाउस गैस की बात करूँ बच्चे, तो ग्रीन हाउस में सबसे ज़्यादा भूमिका आपकी जल वाष्प निभाती है। जो कि आप देख पा रहे हैं कि ग्रीन हाउस होता क्या है, पहले एक बार ये समझिए। ये पृथ्वी है, क्या है? हाँ, ये पृथ्वी है। यहाँ पर, यहाँ ऐसे है और यहाँ पर ये गैसेस है, इस तरह से ये है। ये जब वापस जाती है ना, तो ये वापस नहीं जा पाती क्योंकि क्षोभ मंडल में नीचे ही तैरती रहती हैं। इस वजह से यहाँ पर तापमान का स्तर बढ़ जाता है और ये यहाँ पे ही ग्रीन हाउस प्रभाव अधिक मात्रा में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये समझिएगा। और इसमें मुख्य रूप से गैसों की भूमिका है, जल वाष्प की है, CO2 की है, मेथेन है और नाइट्रस ऑक्साइड है, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है और जो O3 आपकी ओजोन है। इन गैसों को याद रखिएगा, ग्रीन हाउस प्रभाव में ये काफ़ी असरदार है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस परत में प्रति 165, ये मैंने आपको बता ही दिया, 165 मीटर ऊपर जाने पर तापमान में गिरावट देखने को मिलती है, 1 डिग्री सेल्सियस तक तापमान कम हो जाता है। तो अब आगे बात करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग बता दिया, पृथ्वी के पृष्ठ का ताप बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग होती है, बिल्कुल सही है। आप देखिए जेट स्ट्रीम, जेट स्ट्रीम देखें, जेट स्ट्रीम को देखते हैं। आपको जेट स्ट्रीम यानी तेज चलने वाली हवाएं हैं, ये इसी परत में विद्यमान रहती है, किसमें? क्षोभ मंडल में विद्यमान रहती है, ध्यान रखिएगा। क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फेयर या परिवर्तन मंडल या अधोमंडल, मिश्रित मंडल, ये सब कहते हैं, मैंने आपको बता ही दिया। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना जोसेफ फोरियर द्वारा दी गई थी, ये जरूरी है आपके लिए। ग्रीन हाउस गैसेस की संकल्पना किसके माध्यम से दी गई है, ये याद रखिएगा, जोसेफ फोरियर द्वारा ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना दी गई है, जिसमें मुख्य रूप से ये गैसेस निभाती हैं। सबसे अधिक जलवाष्प, फिर CO2, फिर मीथेन है, फिर ओजोन है, फिर नाइट्रस ऑक्साइड है, फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। आप जानते हैं जो ओजोन परत है, उस परत को क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी इससे काफ़ी हानि पहुंच रही है। और ये गैस आपको कहाँ देखने को मिलती है? जैसे फ्रिज है, AC है, इन सब में इस गैस का भंडारण होता है और ये वहाँ से रिलीज होती है, जो काफ़ी ओजोन परत के लिए काफ़ी नुकसानदायक ये गैस है। इसीलिए कहा जाता है कि इसका प्रयोग हमें कम से कम करना चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब हम बात करेंगे समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर जिसको कहते हैं। इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो 15 से 50 किलोमीटर की है और मैंने आपको बताया था इसके निचले भाग यानी 20 से 35 किलोमीटर के मध्य ओजोन परत पाई जाती है, जो आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, ओजोन परत पाई जा रही है और मौसम संबंधी घटना नहीं होती, इसलिए यहाँ पे वायुयान उड़ा लेते हैं। ठीक है, ये सब देख लिया आपने। और जो गुब्बारे होते हैं ना, उसमें हवा भर देते हैं, गैस भर के एकदम उड़ा देते हैं, तो वो भी इसी में जाते हैं। तो जेट यानी मौसम गुब्बारे इत्यादि हम यहीं पे उड़ाते हैं। ठीक है, आगे देखते रहिएगा। इसकी बात करते हैं बच्चों, समताप सीमा स्ट्रेटोपोज पर ताप 0 डिग्री सेल्सियस अथवा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। बिल्कुल, यहाँ किसकी बात हो रही है? यहाँ बात हो रही है आपकी इसकी, जो ये समताप मंडल की जो लेयर है ये वाली, इसकी बात हो रही है, जिसे हम बोलते हैं समताप सीमा। क्या बोलते हैं? समताप सीमा कहते हैं इसको, जो आपके ऊपरी भाग यानी लास्ट परत पे, बिल्कुल लास्ट बिंदु पे आपको देखने को मिलती है। तो इसका तापमान कितना है यहाँ पर? 0 डिग्री सेल्सियस है। तभी तो यहाँ पे पर्ल ऑफ क्लाउड्स बन जाते हैं, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस है और जो भी नमी के कण होते हैं वो धीरे धीरे छोटे छोटे एकदम मोती के जैसे दिखते हैं।
यानी हल्की हल्की बर्फ जैसी जम जाती है। ठीक है, तो ये समझते रहिएगा। मध्यमंडल को समझते हैं। देखो यहाँ पे लिख भी रहा है युक्ता मेघ, यानी नेक्रियस क्लाउड्स, जिसे मदर ऑफ पर्ल्स क्लाउड्स कहते हैं। ये समझते रहिएगा। अब मध्यमंडल की बात करते हैं। मध्यमंडल की ऊंचाई 50 से 80 है, बिल्कुल यही मैंने आपको बताया। इसका तापमान -100 डिग्री सेल्सियस है। उल्कापिंड यहाँ आके जब गिर जाते हैं तो क्या होते हैं, एकदम जल जा मतलब नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि ठंडा है। तो ठंडे में तो वैसे भी कोई चीज़, जलती हुई चीज़ आप ठंडे की ओर ले जाएंगे तो एकदम से वो ठंडी हो जाएगी, बिल्कुल नष्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देखिए निशादीप्त मेघों का निर्माण होता है, यानी निशादीप्त यानी जब वो जलते हैं ना तो एकदम निशा यानी फैल जाते हैं, तो वो निशादीप्त मेघ का निर्माण कर देते हैं, जो नाइट शाइनिंग क्लाउड्स के रूप में जाने जाते हैं, यानी नॉक्टी ल्यूसेंट क्लाउड्स। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग आयन मंडल की बात करेंगे, यानी आयनोस्फीयर कहें हम या थर्मोस्फीयर। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई आपको 80 से 640 तक देखने को मिलेगी। इसकी ऊंचाई कितनी देखने को मिलेगी? 80 से 640 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई देखने को मिलेगी। और आप देखेंगे यह परत सौर विकिरण द्वारा आयनित होता है। सौर विकिरण समझते रहिएगा, सौर विकिरण द्वारा आयनित होता है। इसका उपयोग हमारे द्वारा रेडियो और टेलीविजन के प्रसारण में किया जाता है। बिल्कुल, इस मंडल की सबसे निचली परत है डी लेयर, जिसे रेडियो दीर्घ एवं लघु तरंगे परावर्तित होती हैं। बिल्कुल यही मैंने आपको अभी समझाया भी था। ई लेयर डी के ऊपर वाली है उत्तरी ध्रुव प्रकाश, दक्षिण ध्रुव प्रकाश यहाँ आपको दिखाई देगा, यानी उत्तरी ध्रुव ये है और इधर पृथ्वी का ये निचला हिस्सा दक्षिण ध्रुव। तो यहाँ पर जो प्रकाश होता है वो आपको यहाँ देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे बहिर्मंडल की, जिसे एक्सोस्फीयर या आयतन मंडल के नाम से जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई की बात करूं 640 से लेकर 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये देखने को मिलेगा। और यहाँ पर संचार उपग्रह इसी मंडल में अवस्थित होते हैं। संचार उपग्रह की बात हो रही है, इसी मंडल में अवस्थित होते हैं, तो इसे भी जान लीजिएगा। और ये मैं आपको ओजोन परत के बारे में सब कुछ बता चुकी हूँ। तो आई थिंक ये सारा कुछ क्लियर हो गया होगा, और कुछ हमारा ऐसा बचा नहीं है इसमें जो कुछ रह जाता है ना? ठीक है, इसकी शुरुआत कैलाश श्रृंखला ने की। एक मिनट, इससे पहले मुझे इधर देखना होगा, इधर देखते हैं। चलिए, चाहे आज आप इतना ही रखते हैं। जो भी बचता है, जो हमारी क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस होगी ना, उस सीरीज़ में हम इन सब क्वेश्चनों की बात करेंगे। और साथ ही साथ जो भी पार्ट है, कुछ भी रह जाता है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, तो वो हम उसमें नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। और वैसे भी आप जानते हैं सब रिकॉर्डेड फॉर्म है, तो आप तुरंत उसका आंसर भी नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए मैं चाहूँगी कि मैं नेक्स्ट सेशन में कराऊंगी सारा कुछ। ठीक है, तो फिर से कहना चाहूँगी आप सभी को दीपावली का बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। ठीक है, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।